हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर 6 है पॉलिटिकल साइंस से जुडिशरी। और इसकी बहुत ही इजी एक्सप्लेनेशन आपके साथ में डिस्कस करूंगा और बिल्कुल लेटेस्ट वीडियो है। 2025-26 जो सेशन है उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल न्यू वीडियो है, आपको ये मिलने वाली है। और आपको फ्री पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। अगर आपका कोई भी सवाल होता है तो आप इंस्टाग्राम अकाउंट एकलव्य स्टडी पॉइंट पे अपनी क्वेरीज को भेज सकते हैं, वहां पे आपका रिप्लाई जरूर किया जाएगा। और अगर आपको हमारे पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करने हो तो टेलीग्राम ग्रुप है क्लास 11 ईएसपी। यहाँ पे आपको एक तो सारी की सारी पीडीएफ्स मिल जाएंगी, सारे के सारे लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। सारी जो भी वीडियोस के लिंक हैं वो आपको एक जगह पे प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, ठीक है। सो ये आप काम कर सकते हो। इसके अलावा वेबसाइट है eklavyastudypoint.com, आप इसको भी जरूर विजिट कर लेना। तो अब हम चलते हैं आज के चैप्टर की तरफ। जैसा कि आपको मैंने टाइटल से बताया, जुडिशरी। तो जुडिशरी का क्या मतलब होता है, आखिर जुडिशरी की इंपॉर्टेंस क्या है, जिसको हम कहते हैं ना हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। तो आखिर ये कोर्ट होती क्यों है, इनका मतलब क्या होता है। देखो, जहां पर भी इंसान रहते हैं, हर सोसाइटी के अंदर डिस्प्यूट्स होते रहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट भी होते रहते हैं। अगर दो इंसान साथ रहेंगे तो उनके बीच में हमेशा ये नहीं है कि वो अच्छे से ही रहेंगे, उनके बीच में लड़ाइयां भी होंगी। क्योंकि होता क्या है, जब हम ह्यूमन साथ में रहते हैं तो लड़ते भी हैं, झगड़ते भी हैं और साथ भी रहते हैं। तो इसको सेटलमेंट करवाने के लिए ही हमें जुडिशरी की जरूरत पड़ती है। और हो सकता है एक पर्सन का दूसरे पर्सन से कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा हो सकता है एक कम्युनिटी का दूसरी कम्युनिटी से कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए, है ना, दो ग्रुप्स के बीच में। हो सकता है कि सिटीजन और गवर्नमेंट के बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाए सीधा सीधा। सो कुछ भी हो सकता है, जब आप सोसाइटी में रहते हो तो कॉन्फ्लिक्ट होना बहुत आम बात है। तो ऐसे में ये सारे कॉन्फ्लिक्ट जब होते हैं तो उनको सॉल्व कौन करवाएगा, आखिर इन कॉन्फ्लिक्ट से हमें बचाता कौन है। तो इसका सीधा सा आंसर है जुडिशरी, ठीक है। जुडिशरी में ही आपको न्याय मिलता है एक तरीके से। ये जितने भी डिस्प्यूट्स होते हैं, इनको एक तो हमें फेयरली, ये ना हो किसी के साथ कोई पक्षपात हो, और दूसरा है पीसफुली, किसी को जबरदस्ती से नहीं समझाना। पीसफुली और फेयरली अगर कोई ऐसी जगह है जहां पे इसको आप सेटल कर सकते हो, तो वो एक इंडिपेंडेंट जो जगह है वो जुडिशरी है आपकी। जुडिशरी के अलावा और कहीं भी ये डिस्प्यूट आपके फेयरली सेटल नहीं होंगे। जुडिशरी जो होती है, जो हमारी कोर्ट्स होती हैं, वो इंश्योर करती हैं कि जो भी कोर्ट में डिसीजन लिया जाएगा वो अकॉर्डिंग टू द लॉ लिया जाएगा, और पावर, मनी या पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को देखते हुए नहीं लिया जाएगा। यानी कि बहुत ही ज्यादा ध्यान दिया जाएगा कि भाई एक तो किसी के साथ भी कोई भेदभाव ना किया जाए, दूसरा जो लॉ है वो सबके लिए इक्वल हो, चाहे कोई सेलिब्रिटी है चाहे कोई गरीब आदमी है, लॉ का ध्यान दिया जाएगा। चाहे किसी के पास कितनी भी पावर हो, कितनी भी वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस रखता हो, पकड़ रखता हो, लेकिन जब बात जुडिशरी की आती है ना, तो कोर्ट के आगे सभी लोग बराबर हैं, ठीक है। ये कोर्ट को इंश्योर करना होता है। इसी से रिलेटेड एक टर्म आती है द रूल ऑफ लॉ। देखो भाई, ध्यान से समझना, रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है कानून का शासन। यानी कि कानून जो होगा वो सबके लिए इक्वल होगा, चाहे कोई भी हो, रिच हो, पुअर हो, कोई पॉलिटिशियंस हो, या कोई गरीब आदमी है, लेबर क्लास है, फार्मर है, कोई कुछ भी है। रूल ऑफ लॉ का मतलब ही यही है कि अगर एक बारी आप अदालत में आ गए हो ना, तो उसके बाद आप बराबर हो, वेदर यू आर रिच, पुअर, मेल, फीमेल, आप कोई भी हो, आपका जेंडर कुछ भी हो, लेकिन आप इक्वली ट्रीट किए जाओगे। इतना ये तो होता है, ठीक है। और कानून से ऊपर कोई भी नहीं है, ना ही हमारे प्राइम मिनिस्टर, ना ही हमारे प्रेसिडेंट। कानून उनके लिए भी वही है, कानून हमारे लिए भी वही है। नो वन इज अबव द लॉ। ये आप, इसका मेन जो कोर है ना, रूल ऑफ लॉ यही कहता है कि नो वन इज अबव द लॉ, कानून से ऊपर कोई है ही नहीं। जुडिशरी क्या करती है, इसी प्रिंसिपल को प्रोटेक्ट करती है और इंश्योर करती है कि पूरे देश में कानून की रिस्पेक्ट हो, कानून के दायरे में सारा काम किया जाए, कानून को नीचे करके किसी आदमी को इंपॉर्टेंस ना दी जाए। इसी को हम रूल ऑफ लॉ कहते हैं। अब यहां पे आगे हम समझेंगे वाई इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज नीडेड। आखिर हमें इंडिपेंडेंट जुडिशरी की जरूरत क्यों है, क्यों हमारी जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखो, जुडिशरी का मतलब ही यही है, न्याय का मंदिर। अगर न्याय के मंदिर में इंडिपेंडेंस ही ना हो तो वो मंदिर किस काम का। सीधी सी बात है कि भाई देखो, रूल ऑफ लॉ अगर आपको चाहिए, सभी को इक्वली अगर कानून लागू करवाना है, अप्लाई करना है, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए आपकी। और दूसरा है, फंडामेंटल जो आपके राइट्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, उसको अगर प्रोटेक्ट करना है, और जो गवर्नमेंट अपनी पावर का मिसयूज ना करे,
तो इसी के लिए जुडिशरी होती है। अगर प्राइम मिनिस्टर भी गलत काम करते हैं या करती है तो ऐसे में क्या होगा, कोर्ट उस पर एक्शन लेगा। कोर्ट का ये पूरा राइट है, अगर कोई भी गलत काम होगा, कॉन्स्टिट्यूशन के जो कुछ मतलब बेसिक चीजें हैं, ठीक है, उससे अगर कोई छेड़खानी करेगा सो बिल्कुल उसको रोका जाएगा वो करने से। इसके अलावा इंडिपेंडेंट जुडिशरी होगी तो तानाशाही कभी नहीं हो पाएगी। जो डिक्टेटरशिप होती है, यानी कि जो हमारी डेमोक्रेसी है, कभी कभी क्या होता है कि लोग जो होते हैं ना, वो डेमोक्रेसी को तानाशाही में भी बदल देते हैं। ऐसा पाकिस्तान में भी बहुत बारी हुआ है, ऐसा बाकी जगहों पे भी होता है। सो ऐसे में जुडिशरी का बहुत अहम रोल होता है कि वो किसी को भी डिक्टेटर ना बनने दे, एक पर्सन को या एक ग्रुप को, ठीक है। डेमोक्रेसी हमारे देश में रहनी चाहिए। सेटल डिस्प्यूट्स फेयरली, तो जो हमारी कोर्ट्स होती हैं वो डिसाइड करती हैं कि केस डिसाइड्स केसेस विदाउट बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय पॉलिटिशियंस और पब्लिक प्रेशर। यानी कि जो भी डिस्प्यूट अगर कोर्ट तक पहुंचा है तो उसको फेयरली, मतलब उसका वो सॉल्यूशन निकालना है। इट डजेंट मैटर कि वो किसी पॉलिटिशियन से जुड़ा हुआ है, एंड इट डजेंट मैटर कि पब्लिक का प्रेशर क्या आएगा जज के ऊपर। जो भी डिसीजन जज लेगा वो फेयरली लेगा और बिल्कुल अनबायस्ड डिसीजन होगा, वो बायस्ड नहीं होगा। बिल्ड पीपल ट्रस्ट, अगर जुडिशरी हमारी इंडिपेंडेंट होगी ना तो लोगों का कानून के ऊपर भरोसा रहेगा। लोगों को पता होगा अगर कोई सोसाइटी में गलत काम करता है तो उसको पनिशमेंट देने के लिए ऊपर जज बैठा है, उसको पनिश करने के लिए ऊपर जुडिशरी है हमारी। सो दैट्स वाई लोगों का ट्रस्ट भी अगर जीतना है तो भाई उसके लिए भी जुडिशरी का इंडिपेंडेंट रहना तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आपको समझ में आ गया होगा कि जुडिशरी की एक तो इंपॉर्टेंस क्या है, और दूसरा सिर्फ जुडिशरी नहीं, हमें इंडिपेंडेंट जुडिशरी की जरूरत पड़ती है कि कोई किसी के प्रेशर में आके जज फैसले ना सुनाए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आखिर ये इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब है क्या, थोड़ा सा हम गहराई में चलते हैं। सिंपल से शब्दों में इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब है जो भी कोर्ट है या जजेस हैं वो डिसीजंस लेंगे फ्रीली, उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए और कोई इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। अगर कोई जज कोई डिसीजन लेने वाला है तो कोई भी प्रेशर उनके ऊपर ना बनाया जाए, उनके काम में कोई दखलंदाजी ना की जाए, ठीक है। इसी को आप कह सकते हो इंडिपेंडेंट जुडिशरी, यानी कि जहां पे जो जजेस हैं दे आर फ्री और वो जो भी डिसीजन लेना चाहें वो ले सकते हैं। और जो हमारी एग्जीक्यूटिव होती है यानी कि जो गवर्नमेंट है और जो हमारी लेजिस्लेचर पार्लियामेंट है, सो वो बिल्कुल भी आप मान के चलो कि कैन नॉट कंट्रोल, वो चाहे एग्जीक्यूटिव हो चाहे लेजिस्लेचर हो, यानी कि कार्यपालिका हो या फिर आपका जो पार्लियामेंट है, वो बिल्कुल भी जुडिशरी को कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। जुडिशरी इंडिपेंडेंट बॉडी है और कोर्ट का जो डिसीजन होगा उसको भी कोई भी नेता नहीं बदल सकता। वो इंडिपेंडेंट है, उसका डिसीजन और बाइंडिंग है, सबको मानना ही मानना पड़ेगा, उसका तो कोई एक्सेप्शन है ही नहीं। यानी कि सीधी सी बात ये निकल के आती है कि जुडिशरी एक ऐसी बॉडी है जिसका डिसीजन सबको मानना पड़ेगा। कोई भी प्रेशर नहीं होगा गवर्नमेंट की तरफ से, ना किसी अधिकारी की तरफ से, ना किसी पॉलिटिशियन की तरफ से। जजेस जो होंगे वो कानून के अकॉर्डिंग और जो उनकी कंसाइंस कहेगी उसके अकॉर्डिंग वो डिसीजन लेंगे, किसी के डर में किसी के फेवर में डिसीजन कभी नहीं लिया जाता। जो भी कोर्ट डिसीजन लेती है वो कानून के दायरे में लेती है। सो जुडिशरी जो है वो किसी के लिए भी अकाउंटेबल नहीं होती है, केवल और केवल कॉन्स्टिट्यूशन के लिए वो अकाउंटेबल है। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वो काम करेगी और लोगों के लिए काम करेगी। जो हमारी जुडिशरी है किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए अकाउंटेबल नहीं होते हमारे जजेस। हमारे जो जजेस होते हैं, चाहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, चाहे हाई कोर्ट के जजेस हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट के जजेस हो, उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, ना ही वो किसी को जवाबदेह होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि वो कुछ भी कर सकते हैं, मतलब उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी ही नहीं है। नो, ऐसा नहीं होता। इंडिपेंडेंस ये मतलब नहीं है कि जजेस जो हैं वो कुछ भी कर लेंगे जो उनको चाहिए। नो, जुडिशरी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए अकाउंटेबल है, कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहकर जुडिशरी जो भी काम करेगी वो इसके अकॉर्डिंग करेगी और डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग काम करेगी और देश के जो हमारे नागरिक हैं, सिटीजन्स हैं, उनके लिए काम करेगी, उनके अकॉर्डिंग काम करेगी। सो इंडिपेंडेंट जुडिशरी से आप ये मत समझ लेना कि जजेस आजाद हैं, वो किसी को कुछ भी फैसला अपने मर्जी से अपनी आइडियोलॉजी से सुना देंगे, ऐसा नहीं होता। जो हमारे जजेस होते हैं ना उनको भी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग अपना डिसीजन लेना होता है और उनको भी डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग अपने डिसीजंस लेने होते हैं।
और इसके अलावा सिटीजन्स को ध्यान में रखते हुए डिसीजन लेने होते हैं। अब यहाँ पे हमारा जो अगला टॉपिक है वो है अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ जजेस। इस टॉपिक में आपको पता चलेगा कि जो हमारे जजेस होते हैं उनको अपॉइंट कैसे किया जाता है और उनको रिमूव कैसे किया जाता है, क्योंकि दोनों ही चीजें आपको पता होनी चाहिए। सो आगे बढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले तो है कि वाई अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इज इंपॉर्टेंट, क्यों जरूरी है जजेस का अपॉइंटमेंट। देखो, जुडिशरी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। जब भी हमें बात करते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन की, कानून की, सो उसको इंटरप्रेट करने का काम एक जज का है, एक जुडिशरी का है। वो कानून जो है, जो लिखा हुआ है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, उसको केवल और केवल हमारी जुडिशरी ही इंटरप्रेट कर सकती है, उसकी व्याख्या दे सकती है। और हमारे जो जनता है, हमारे जो लोग हैं, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने का काम भी जुडिशरी का ही है। मेन रोल वो प्ले करती है जो हमारी जुडिशरी है। सो जो भी हु बिकम्स जज मैटर्स, देयर थिंकिंग, बिलीव्स एंड अप्रोच कैन अफेक्ट इंपॉर्टेंट जजमेंट। याद रखना, कौन जज बनने वाला है ये बहुत ही अहम बात होती है, क्योंकि एक जज अगर उसका कोई पर्सनल विश्वास है, अगर उसकी कोई पर्सनल आइडियोलॉजी है, और अगर उसका कोई पर्सनल उसकी थिंकिंग है, तो उससे बड़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट्स भी अफेक्ट हो सकती हैं। हो सकता है कि वो अपनी पर्सनल आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग कोई फैसला सुना दे। सो बहुत ही जरूरी है जब आप जजेस को अपॉइंट करते हो तो ऐसा जज हो जो अनबायस्ड डिसीजंस ले। ऐसा ना हो कि वो बायसनेस के साथ डिसीजन ले, अनफेयर डिसीजंस ले, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो जो अपॉइंटमेंट का प्रोसेस होता है वो बहुत कंट्रोवर्शियल होता है और पॉलिटिकल होता है। अक्सर ये देखा जाता है क्योंकि जज के पास इतनी पावर होती है कि बड़े बड़े प्रधानमंत्री भी उनके आगे झुक सकते हैं, क्योंकि भाई देखो वो जज है, वो कोर्ट है। सो जो डिफरेंट लीडर हैं, जो अलग अलग गवर्नमेंट्स हैं, वो ट्राई करते हैं कि मतलब जो भी अपॉइंटमेंट होने जा रहा है, जो भी जज बनेगा, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेगा, वो हमारे ही सर्कल का हो, कोई हमारा ही कॉन्टेक्ट का बंदा बन जाएगा तो मौज आ जाएगी ना। कभी भी हम कुछ भी कर सकते हैं, कोई हमें रोकेगा नहीं, क्योंकि अपना भाई तो जज है। तो ऐसा भी होता है। सो जो जजेस होते हैं ना, उनके भी अपने पर्सनल व्यूज हो सकते हैं। हो सकता है कोई लिबरल हो सकता है कोई कंजर्वेटिव हो, कोई एक्टिव हो, कोई स्ट्रिक्ट हो सकता है कोई राइट विंग की आइडियोलॉजी रखता हो जज, हो सकता है कोई लेफ्ट विंग की आइडियोलॉजी रखता हो। सो जो जजेस होते हैं उनका अपॉइंटमेंट बहुत कंट्रोवर्शियल होता है, बहुत बारी देखा गया है ये, ठीक है। और ये सब बातें हैं। अब अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो जजेस का अपॉइंटमेंट है ये कैसे होता है, और जजेस का अपॉइंटमेंट आखिर करता कौन है। जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं, जिसमें इंक्लूड है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजीआई, और हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं, इनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। जो देश का राष्ट्रपति होगा वो ही अपॉइंट करेगा इनको, ठीक है। और जो प्रेसिडेंट होगा, प्रेसिडेंट एक्ट्स आफ्टर कंसल्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अदर सीनियर जजेस and the council of ministers including prime minister and other ministers, governor and chief ministers। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इस लाइन को अभी के लिए साइड करो। अगर मैं आपसे पूछूं सुप्रीम कोर्ट के जज को अगर अपॉइंटमेंट उसको करना है, सो ऐसे में कौन मेन होगा? प्रेसिडेंट मेन होगा। लेकिन क्या प्रेसिडेंट अकेला डिसीजन लेगा? नो, प्रेसिडेंट भी साथ में कंसल्ट करेगा, सजेशंस लेगा। किसके? जो पहले का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा, फिर जो बाकी के सीनियर जजेस होंगे, इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर और जो उनके इंपॉर्टेंट कैबिनेट मिनिस्टर्स होंगे, उनसे भी डिसीजन में सजेशंस मांगे जाएंगे। सो यहाँ तक तो कहानी है सुप्रीम कोर्ट की। लेकिन अगर किसी स्टेट की हाई कोर्ट की बात हो रही है, सो उसमें क्या होगा? जो वहां का गवर्नर और चीफ मिनिस्टर होगा, उनसे भी सजेशन लिया जाएगा। ये स्टेट के बारे में मैटर है। अगर सुप्रीम कोर्ट का ही सिर्फ मैं मैटर की बात करूं, तो ये लोग होंगे जो कंसल्ट करेंगे, अपनी बातें बताएंगे, सजेशंस देंगे, एंड देन उसके बाद अपॉइंटमेंट का प्रोसेस अपना पूरा होगा। अब मैं आपको अगले टॉपिक में बताऊंगा अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो हमारे यहाँ पे सबसे बड़ी पोस्ट है, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब इसका अपॉइंटमेंट कैसे होता है? देखो, एक ट्रेडिशन होता है, एक ट्रेडिशन चला आ रहा है, जो सीनियर मोस्ट जज होगा सुप्रीम कोर्ट का, उसी को ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जाता है। ये एक ट्रेडिशन है कि चलो भाई जो बुजुर्ग है, वरिष्ठ है, उसी को ही सीजीआई बनाया जाएगा। लेकिन ये जो एक ट्रेडिशन था, इसको तोड़ा गया था एक बार। मैं आपको बताऊंगा किसने तोड़ा था और कब तोड़ा था। सो ये जो सीनियर मोस्ट जज होता है उसको बनाया जाता है सीजीआई। लेकिन 1973 में जस्टिस एएन रे को सीजीआई बना दिया गया था। और इस टाइम पे इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी। इंदिरा गांधी ने क्या करा था, इसमें इंटरफेयर करके एएन रे को
आगे रिकमेंड कर दिया, और उनसे पहले 3 सीनियर जज बैठे हुए थे, उनको इग्नोर कर दिया गया। उनको इग्नोर करके उनसे छोटी उम्र वाले को, कम एक्सपीरियंस वाले को आगे सीजीआई बना दिया गया। 1975 में जस्टिस एमएच बेग, इनको सीजीआई बना दिया गया। और जब इनको सीजीआई बनाया गया, सो इनसे पहले एक बहुत ही सीनियर जज बैठे थे, जस्टिस एचआर खन्ना, जो कि बहुत फेमस हैं और डिफेंडिंग सिविल राइट्स ड्यूरिंग द इमरजेंसी, इमरजेंसी के टाइम पर इन्होंने जनता के राइट्स के लिए आवाज उठाई थी। ओके, और इनको इग्नोर कर दिया गया। सो ये जो 2 इंसिडेंट हैं ये बहुत बुरे हैं। अगर ट्रेडिशन ये चला आ रहा है कि सीनियर मोस्ट जज को ही हमें आगे सीजीआई बनाना है, तो हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए किसी भी सीनियर को, अगर हमारे पास सीनियर्स अवेलेबल हैं। ओके, अब मैं आपको बताऊंगा अपॉइंटमेंट ऑफ अदर जजेस, बाकी के जो जज होते हैं उनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है और कौन करता है। देखो, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो बाकी जजेस होते हैं उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, लेकिन सीजीआई के कंसल्टेशन के बाद, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कंसल्टेशन के मतलब द्वारा आपस में डिस्कशंस वगैरह करके उसके बाद बाकी के जजेस को अपॉइंट किया जाता है। अर्लियर दिस मेंट द गवर्नमेंट हैड द फाइनल से इन अपॉइंटमेंट्स। पहले क्या होता था कि गवर्नमेंट जो कहेगी वो ही अपॉइंटमेंट होगी, लेकिन अब ये चीजें बदल चुकी हैं भाई। जैसे मैं तुम्हें बताता हूं, ईयर 1982 में सुप्रीम कोर्ट का क्या व्यू है। देखो, द चीफ जस्टिस ओपिनियन इज ओनली एडवाइजरी नॉट बाइंडिंग। होता क्या था, जो भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपना ओपिनियन देगा वो एडवाइस है, वो बाइंडिंग नहीं होगा। 1993 में क्या हुआ, द चीफ जस्टिस ओपिनियन मस्ट बी फॉलोड बाय द प्रेसिडेंट। फिर ये थोड़ा चेंज हुआ कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो बोलेगा वो फॉलो करना ही करना पड़ेगा प्रेसिडेंट को। 1998 में क्या हुआ, एक कलेजियम सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया गया। अब इसमें क्या होगा, अपॉइंटमेंट जितनी भी होंगी उसको कौन डिसाइड करेगा, द चीफ जस्टिस प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस टुगेदर। ठीक है, 4 तो सीनियर मोस्ट जज होंगे प्लस एक आपका सीजीआई होगा, ये अब मिलकर डिसीजन लेंगे, इनका ग्रुप होगा, इसी को कलेजियम सिस्टम कहा जाता है। ये 1998 के बाद से आया सिस्टम कि अब जो भी अपॉइंटमेंट्स होंगी ना वो डिसाइड यही करेंगे। ठीक है, तो ये धीरे धीरे इसका एवोल्यूशन हुआ है जो मैंने आपको बता दिया है। अब कलेजियम सिस्टम थोड़ा हम समझते हैं थोड़ा गहराई से, आखिर है क्या। कलेजियम क्या है, एक ग्रुप होता है सीनियर जजेस का। देखो आप ये फोटो से समझ जाओगे कि यहाँ पे बहुत सारे जजेस होंगे सीनियर सीनियर से, वो आपस में ग्रुप बनाकर बैठे होंगे। ठीक है, इन लोगों का ये ग्रुप है। और होगा क्या, ये रिकमेंड करेंगे अपॉइंटमेंट किसकी होनी है, उनके नाम आगे देंगे। जो प्रेसिडेंट होगा वो फॉर्मली फिर अपॉइंट करेगा जजेस को, लेकिन जो डिसीजन होगा वो सारा का सारा ये कलेजियम के लोग लेंगे जो अंदर ग्रुप में बैठे हैं। सो ऐसे में जुडिशरी भी इसमें इन्वॉल्व है, मतलब इसमें अपॉइंटमेंट में, क्योंकि कलेजियम जो है वो अल्टीमेटली है तो जुडिशरी का ही ना, जो अंदर बैठे हैं ग्रुप ये सारे जो बनाकर, ये जजेस तो वहीं के ही है ना, जुडिशरी के ही। और इसके अलावा जो एग्जीक्यूटिव है जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वगैरह हो गया, ये भी एक रोल प्ले करते हैं अपॉइंटमेंट में। सो कहने का मतलब है दोनों मिलकर एक बैलेंस बनाते हैं, उसके बाद अपॉइंटमेंट्स होती हैं, इतना इजीली अपॉइंटमेंट्स नहीं होती हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो जजेस को रिमूव कैसे किया जाता है। ठीक है, अपॉइंटमेंट तो आपको समझ में आ गई है, सुप्रीम कोर्ट का मैंने आपको बहुत अच्छे से एग्जांपल देके समझा दिया है कि आखिर वहां पे अपॉइंटमेंट कैसे होती हैं। अब इसको रिमूव करने का क्या प्रोसेस है। देखो, जो सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनको बहुत रेयर ही ऐसा रिमूव किया जाता है। कब किया जाता है, जब उनका बिहेवियर गलत हो, मिसबिहेवियर, या फिर वो अपनी ड्यूटीज सही से ना कर पाए, इनएबिलिटी टू परफॉर्म ड्यूटीज, अगर वो कैपेसिटी नहीं है उनके अंदर तो उनको रिमूव किया जा सकता है। लेकिन ऐसा बहुत ही रेयर होता है, शायद ही कभी ऐसा होता है कि आप किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव कर दो, ठीक है, इन ग्राउंड्स पर, ऐसा नहीं होता। प्रोसीजर क्या है रिमूवल का, अब इसको समझो। होता क्या, एक प्रपोजल आता है जजिस को, अगर किसी को भी रिमूव करना है वो पार्लियामेंट के अंदर आएगा। ठीक है, पार्लियामेंट यानी कि लोकसभा राज्यसभा के अंदर किसी एक हाउस में वो प्रपोजल आएगा कि भाई इस वाले जो जज को हमें रिमूव करवाना है, हटाना है। होगा क्या, अब इसके अंदर एक स्पेशल मेजोरिटी होना बहुत जरूरी है अगर हटाना है तो। 2/3 जो मेंबर होंगे जो वहां पे प्रेजेंट, इनकी मेजोरिटी चाहिए। वोटिंग होगी वो अलग बात है। मेजोरिटी ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ दैट हाउस, यानी कि जो वो कोई भी हाउस है लोकसभा या राज्यसभा, उसकी टोटल जितनी भी स्ट्रेंथ है
वहां से मेजोरिटी आपको चाहिए, अगर हटाना है, सबको बोलना है कि हाँ भाई हटाना है हटाना है हटाना है, तब राज्यसभा लोकसभा दोनों में इसको अप्रूवल मिलेगा, और वो अप्रूवल मिलने के बाद तब जाके वो रिमूवल होगा। बहुत ही डिफिकल्ट है, ऐसा बहुत ही कम केसेस में होता है जहां सब में यूनिटी हो किसी एक को रिमूव करने को लेकर, वरना अक्सर अगर एक बंदा रिमूव के लिए वो प्रपोजल लाएगा तो दूसरा वाला उसको रिजेक्ट करवा देगा, यही चलता है, यूनिटी नहीं बन पाती इस पे। अगला टॉपिक है हमारा बैलेंस ऑफ पावर। अब इसको समझो, जो हमारी गवर्नमेंट होती है उनका बहुत बड़ा रोल होता है, और लेजिस्लेचर है यानी कि पार्लियामेंट है, उसके पास ये पावर है जजेस को रिमूव करवाने की। सो इसमें बहुत ही अच्छी चीज है कि एक सिस्टम है, एक सिंगल ऑर्गन डोमिनेट नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है जज जो होते हैं वो ही महात्मा है, भाई यहाँ पे अगर चाहे तो पार्लियामेंट में स्पेशल मेजोरिटी से जजेस को रिमूव भी करवाया जा सकता है, वो अलग बात है कि वो रेयर होता है बहुत, लेकिन एक बैलेंस तो है ना। एग्जाम्पल ओनली वन केस, अब मैं आपको बताता हूं, अभी तक सिर्फ एक ही केस है सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करने का जो पार्लियामेंट में पहुंचा था, और ये जो मोशन आया, प्रपोजल आया, इसको 2/3 मेजोरिटी मिली, बट डिड नॉट गेट द रिक्वायर्ड टोटल मेजोरिटी, बट उतनी मेजोरिटी नहीं मिल पाई जिससे रिमूवल होता है, तो जज को रिमूव नहीं किया गया। ये दिखाता है कि जज की पोजीशन बहुत सिक्योर है भाई, इतना इजीली जज को हटाना आसान नहीं है। जज को हटाने की कोशिश सिर्फ एक बार की गई है अभी तक आजाद भारत के इतिहास में, और वो भी नाकाम रही है। आज तक सिर्फ एक ही बारी जज को हटाने की कोशिश की गई थी, और उसमें वो लोग फेल हो गए थे। अब जो मैं आपको अगला टॉपिक पढ़ाऊंगा, इसमें होगा कि अपनी जुडिशरी का स्ट्रक्चर कैसा होता है इंडिया के अंदर, कैसे स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे कोर्ट्स बनी हुई हैं, और वन बाय वन आपको सारी चीजें समझाऊंगा। देखो, मीनिंग ऑफ अ सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम, देखो होता क्या है, जो हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है प्रोवाइड्स फॉर वन यूनिफाइड जुडिशियल सिस्टम फॉर द होल कंट्री। होता क्या है कि यहाँ पे हमारे पास एक ही सुप्रीम कोर्ट है पूरे देश के लिए, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट एक ही है जो सबसे ऊपर है। सो इंडिया डज नॉट हैव सेपरेट स्टेट एंड नेशनल कोर्ट्स लाइक द यूएसए। अलग अलग नेशनल कोर्ट्स नहीं है यहाँ पे इंडिया के अंदर सेपरेट सेपरेट स्टेट्स के लिए। ऑल कोर्ट्स, चाहे लोअर हो, ठीक है, या फिर हाईएस्ट हो, उसका कनेक्शन एक ही से है, सुप्रीम कोर्ट से एट दी एंड, ठीक है, अलग नहीं है कोई भी। सो जो डिसीजन है हायर कोर्ट्स के, वो लोअर कोर्ट्स को भी मानने पड़ते हैं, ठीक है, और अगर जो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कह दिया तो वो हाई कोर्ट को मानना पड़ेगा, हाई कोर्ट ने कुछ कह दिया तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भी मानना पड़ेगा। कहने का मतलब एक सिंगल इंटीग्रेटेड सिस्टम है, जिसको आप समझ रहे हो यहाँ पे, सिंगल इंटीग्रेटेड सिस्टम। लेकिन अमेरिका वगैरह में क्या होता है, स्टेट्स वगैरह की अलग नेशनल कोर्ट्स भी होती हैं, जिसमें एक कोर्ट का डिसीजन दूसरे के लिए बाइंडिंग नहीं होता, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। सो इससे क्या होता है, जब एक इंटीग्रेटेड सिंगल सिस्टम होता है ना, सो इससे एक जस्टिस मिलता है यूनिफॉर्मिटी के साथ, एक पूरा एक सब एक कनेक्टिविटी सी रहती है उसमें, ठीक है, और कानून में एक कंसिस्टेंसी रहती है। हाँ, एक ही जो मतलब तरीके की कोर्ट्स हैं वो पूरी चलेंगी, और जितने भी हमारे सिटीजन्स हैं उनकी प्रोटेक्शन तो होती हुई होती है। अब यहाँ पे हमारे इंडिया में क्या स्ट्रक्चर है आप इसको समझिए। इंडिया के अंदर सबसे टॉप लेवल पर सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, हायरार्की में। उसके बाद हाई कोर्ट है जो स्टेट लेवल पे है, सुप्रीम कोर्ट केवल एक ही है जो कि दिल्ली के अंदर है। हाई कोर्ट्स जो होती हैं वो हर स्टेट में होती हैं, ठीक है। इसके अलावा इसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आती हैं, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती हैं, और सबॉर्डिनेट कोर्ट्स होती हैं, ये लोवेस्ट लेवल है। अब देखो, ये डिपेंड करता है आपका केस कितना खतरनाक है। अगर नॉर्मल सा मामला है तो जाहिर सी बात है आप लोवेस्ट लेवल पे जाओगे। अगर आप यहाँ के डिसीजन से खुश नहीं हो तो आप थोड़ा ऊपर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाओगे। यहाँ से भी खुश नहीं हो तो फिर ऊपर हाई कोर्ट में जाओगे। यहाँ से भी खुश नहीं हो तो लास्ट सुप्रीम कोर्ट में, ये लास्ट अपील आपकी वहीं लगेगी, इससे ऊपर कुछ नहीं है। और अगर सुप्रीम कोर्ट में भी आपको नहीं राहत मिलती है तो समझ लो फिर आप गए। तो मतलब लास्ट सुप्रीम कोर्ट ही है टॉप लेवल हमारे इंडिया में, इससे ऊपर नहीं है, ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले टॉप लेवल से समझाना स्टार्ट करता हूं मैं आपको। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टॉप लेवल, ये हमारी इंडिया की हाईएस्ट कोर्ट है, और सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की रखवाली जो करती है वो है सुप्रीम कोर्ट। और जो सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई डिसीजन ले लिया तो वो डिसीजन समझो ले लिया, वो सभी कोर्ट्स को मानना ही मानना पड़ेगा।
सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को कोई इग्नोर नहीं कर सकता, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को कोई मना नहीं कर सकता। सो एक तो ये है इसके अंदर। अब मैं आपको बताता हूं सुप्रीम कोर्ट के पावर एंड फंक्शंस। सुप्रीम कोर्ट के पास क्या पावर है, आपने सुना बहुत होगा सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट। सबसे पहले तो इसकी पावर ये है, जो भी सुप्रीम कोर्ट में डिसीजन लिया जाएगा वो इंडिया की सभी कोर्ट्स के ऊपर अप्लाई होगा। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है, वो एक हाई कोर्ट से किसी भी जज को दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर सकती है। ठीक है, ये पावर ट्रांसफर की भी है इनके पास में। और इसके अलावा किसी भी केस को भी ट्रांसफर किया जा सकता है। मान लो कोई केस किसी हाई कोर्ट में चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट चाहे तो उस केस को कहीं भी दूसरी जगह ट्रांसफर करवा सकती है। ठीक है, फ्रॉम एनी कोर्ट टू इटसेल्फ। हो सकता है किसी और कोर्ट में चल रही है, वो अपने पास वो सुनवाई कर ले अगर उनका मन है, या एक हाई कोर्ट से दूसरे में कहीं ट्रांसफर कर दे। इसके अलावा जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, जो हमारा कानून है, उसको इंटरप्रेट करना, उसको समझाना या बोलने का जो राइट है वो केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट अपने पास रखता है। इसके अलावा जितने भी हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करना सुप्रीम कोर्ट का काम है। और सुप्रीम कोर्ट के पास इसके लिए रिट रिलेटेड कुछ राइट्स होते हैं, रिट कुछ ऐसे ऑर्डर्स होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। वन बाय वन आगे आपको पढ़ाऊंगा, और आपने स्टार्टिंग के चैप्टर में रिट वाला टॉपिक पढ़ा भी, अभी कॉर्पस सर्टरी वगैरह। ठीक है, आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया गया था। और आगे बढ़ते हैं। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट की बात हो गई, उसके क्या कुछ बेसिक काम है और क्या पावर है। अब हाई कोर्ट आती है। हाई कोर्ट हर स्टेट में होती है, लगभग लगभग हर स्टेट में आपको देखने को मिलेगी, स्टेट लेवल की ये कोर्ट होती है। और हाई कोर्ट सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट के अंडर काम करती है। जो भी हाई कोर्ट काम कर रही है वो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के अंडर ही काम करती है, इसके अलग हटकर काम नहीं करती। अगर लगेगा हटकर काम कर रही है तो सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर कर देगा उसी टाइम, अगर उसको लगेगा कि हाई कोर्ट थोड़ा अलग काम करने जा रही है। पावर एंड फंक्शन की बात करूं अब मैं आपको, हाई कोर्ट के अंदर क्या होता है, हियर अपील्स अगेंस्ट डिसीजंस ऑफ लोअर कोर्ट्स। हो सकता है कि जो लोअर कोर्ट है, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है या फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं जो बिल्कुल लोअर लेवल की होती हैं, अगर यहां से कोई सेटिस्फाइड नहीं है तो वो हाई कोर्ट में अपनी अपील लगाएगा और हाई कोर्ट उन अपील को सुनेगी। तो एक तो ये इसकी पावर है। फिर उसके बाद रिट वाली एक पावर है, ये भी हाई कोर्ट के पास होती है कि भाई ये भी रिट्स को इशू कर सकते हैं फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए, लाइक द सुप्रीम कोर्ट। जैसे सुप्रीम कोर्ट कर सकता है वैसे ही ये भी कर सकते हैं। स्टेट जुरिस्डिक्शन, यानी कि जो हाई कोर्ट है वो केवल अपनी टेरिटरी से रिलेटेड काम करेगा। अगर वो हाई कोर्ट किसी स्टेट का है तो वो उसी से रिलेटेड मैटर्स को हैंडल करता है, उसी से रिलेटेड केस को हैंडल करता है। फिर इसके बाद है सुपरविजन। जो हाई कोर्ट है वो कंट्रोल करता है और गाइड करता है सभी लोअर कोर्ट्स को। जो भी उस स्टेट में, मान लो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश की जो हाई कोर्ट होगी वो उत्तर प्रदेश की सभी लोअर कोर्ट्स को गाइड करेगी, उनको बताएगी क्या करना है और क्या नहीं करना है। अब इसके बाद आते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होती हैं। और धीरे धीरे हम ऐसे चल रहे ना, पहले सुप्रीम कोर्ट कर लिया, अब उसके बाद हाई कोर्ट समझा दिया, अब नीचे आओगे तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को समझ लेते हैं भाई इसमें क्या होता है। ये क्या है, हर डिस्ट्रिक्ट में होती है या ग्रुप ऑफ डिस्ट्रिक्ट की एक कोर्ट होती है। इसमें एक डिस्ट्रिक्ट का जज होता है जो कि वहां पे मैटर को सॉल्व करवाता है। और यहाँ पे क्या होता है, पावर और इसकी फंक्शन क्या है, जो सिविल और क्रिमिनल केस होते हैं ना वो यहीं पर आते हैं सबसे पहले। ठीक है, ट्रायल कोर्ट होता है ये, जो सिविल और क्रिमिनल के केस कोई भी होंगे तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे। इसके अलावा जो इसके नीचे की सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं वहां से अगर कोई डिसीजन कोई सेटिस्फाइड नहीं है तो फिर वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आएगा ना, तो वो वाली अपील ये सुन सकता है। एक तो ये है, ठीक है। और अगर कोई बहुत सीरियस क्राइम है, जैसे कोई मर्डर कर दिया गया है या बहुत बड़ी कोई चोरी हो गई है, तो उसके ऊपर भी ये सुनता है। और अगर लगता है कि मैटर बहुत बड़ा हो रहा है तो हो सकता है कि आगे ऊपर रिकमेंड कर दे हाई कोर्ट को, या कोई अगर बंदा है उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही है तो वो भी आगे जा सकता है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट की तरफ कोई भी जा सकता है। अब सबसे जो लोअर लेवल है इंडिया में कोर्ट्स का वो है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। ठीक है, बिल्कुल नीचे का लेवल है ये लोवेस्ट कोर्ट है हमारे पूरे स्ट्रक्चर में। अभी तक का जो पूरा स्ट्रक्चर, एक पिरामिडिकल स्ट्रक्चर अगर आपने समझाओ, एससी है सुप्रीम कोर्ट, फिर उसके बाद एचसी है हाई कोर्ट, एंड देन उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, और लास्ट में आपकी आती है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। ठीक है, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स ये सबसे लोअर लेवल है। और यहाँ पे क्या होगा,
जो छोटे मोटे सिविल और क्रिमिनल केसेस होते हैं, बहुत छोटे मोटे से, ज्यादा बड़े मैटर नहीं होते, हल्के फुल्के मैटर, जैसे मान लो प्रॉपर्टी का मैटर हो गया, कोई पैसे का मैटर है, कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, तो वो यहाँ पर आएगा सबऑर्डिनेट कोर्ट में। इसके अलावा क्रिमिनल कोर्ट और मजिस्ट्रेट कोर्ट भी होती हैं छोटे मोटे ऑफेंसेस के लिए, और ये मिलजुल कर काम करते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के साथ। जितनी भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होती हैं ये मिलकर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के साथ ही काम करती हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ आ गया है तो ये हमारी हायरार्की है, जुडिशियल जो पूरा स्ट्रक्चर है इंडिया का। तो लेवल आपको मैं एक बार दोबारा याद दिला दूं, सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंट है, सबसे टॉप अथॉरिटी है। इसके अलावा यहाँ पर नेशनल लेवल के केस आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड अगर कोई इशू है तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद मैंने आपको हाई कोर्ट के बारे में बताया, ये सुप्रीम कोर्ट के अंडर काम करती हैं जितनी भी हाई कोर्ट्स होती हैं, और हाई कोर्ट स्टेट लेवल के केसेस को हैंडल करती हैं, स्टेट लेवल की अपील्स को हैंडल करती हैं। देन उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आती है जो कि अंडर दी हाई कोर्ट काम करती है, और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो सीरियस केस होते हैं वो आते हैं। फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट मैंने जैसा आपको बताया सबसे लास्ट में है, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंडर काम करती हैं, और ये लोकल लेवल के जो छोटे मोटे सिविल क्रिमिनल केसेस हैं लोकल लेवल के, उसको हैंडल करती है। सो आई होप आपको बहुत अच्छे से ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर दिमाग में बैठ गया होगा। अब यहाँ पे हमारा अगला टॉपिक है ज्यूरिसडिक्शन। ज्यूरिसडिक्शन को समझेंगे कि क्षेत्राधिकार का मतलब क्या होता है। देखो होता क्या है कि एक पावर, एक अथॉरिटी होती है आपकी, उसको ज्यूरिसडिक्शन कहते हैं, कि आप इस लेवल तक काम कर सकते हो, इस एरिया का ही सिर्फ आपको राइट है काम करने का, और ये एक पावर है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास बहुत ज्यादा बड़े लेवल पर स्पेशल पावर है, लेकिन होता क्या है कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ लिमिट्स भी होती हैं, ये नहीं अनलिमिटेड पावर है। सो कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली डिफाइन करता है कैसे केस सुप्रीम कोर्ट में आएंगे, और इसी को ही ज्यूरिसडिक्शन कहा जाता है। ये रिटन है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट क्या क्या काम करेगी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिटन है, बताया गया है कि कौन से केस यहाँ पर आएंगे, किससे रिलेटेड केस यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर आएंगे, ये सब पहले से लिखा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट जो है एक बहुत पावरफुल इंस्टीट्यूशन है हमारे इंडिया का, ठीक है, हाईएस्ट कोर्ट है, बहुत पावरफुल है, और इसको कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन भी कहा जाता है, क्योंकि जितने भी हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हमें मिले हुए हैं उनकी प्रोटेक्शन का काम जो है वो सुप्रीम कोर्ट का है। वो देखती है कि कोई भी गलत मिसयूज ना हो, गवर्नमेंट अपनी पावर का मिसयूज करके लोगों के राइट्स को ना छीन ले, जैसा इमरजेंसी में हुआ था। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट या दो स्टेट्स के बीच में अगर कोई भी मैटर हो जाता है, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, तो वो सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट में आएगा। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करना सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का काम है। सुप्रीम कोर्ट बताएगी क्या काम कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हुआ है और क्या काम कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हुआ है। अगर कोई काम ऐसा होगा जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली नहीं हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट उस पर पूरा एक्शन लेगी और अपना डिसीजन सुनाएगी। ठीक है, तो अब मैं सुप्रीम कोर्ट का आपको ज्यूरिसडिक्शन का टॉपिक थोड़ा अच्छे से समझाने वाला हूं। सबसे पहले है इसका ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, इसको समझते हैं। इसका ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ये असली इसका काम है कि जो सीधा सुप्रीम कोर्ट में केसेस आते हैं, केसेस दैट स्टार्ट डायरेक्टली इन द सुप्रीम कोर्ट, यह सबसे मेन जो काम होता है इसका वो होता है अपना बेसिक काम संभालना, यानी कि दो स्टेट्स के बीच का लफड़ा या यूनियन और स्टेट के बीच का लफड़ा, बेसिकली इसके लिए इसको बनाया गया है। सो ये इसका मेन काम है, ओरिजिनल काम है। ठीक है, फिर अपील वाला जो ज्यूरिसडिक्शन है वो सेकंड नंबर पे आता है। ये क्या है, अगर कोई लोअर कोर्ट से कोई बंदा सेटिस्फाइड नहीं है तब वो अगर सुप्रीम कोर्ट में आ रहा है ना, तो ये भी सुप्रीम कोर्ट की पावर है कि वो उस केस को सुनेगी। अगर कोई भी पर्सन सेटिस्फाइड नहीं है लोअर कोर्ट के डिसीजन के, ठीक है, लोअर जो कोर्ट्स के डिसीजन से अगर कोई सेटिस्फाइड नहीं है, याद रखना ये दूसरे नंबर का ज्यूरिसडिक्शन है। सबसे जो बेसिक काम है ना इसका वो मैंने आपको बता दिया क्या है। फिर एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, एडवाइस देने की भी एक पावर है। सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट को एडवाइस दे सकती है अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड सवाल है, कोई लीगल मैटर है। जब प्रेसिडेंट पूछेगा, कोई ओपिनियन लेगा, नेशनल कोई अगर मान लो इशू हो रखा है, तो सुप्रीम कोर्ट जरूर एडवाइस दे सकती है। सो सुप्रीम कोर्ट का ये एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन है। आई होप आपको ये तीनों ज्यूरिसडिक्शन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आगे इनको हम थोड़ा और डिटेल में भी समझने वाले हैं। ये एक इसका ओवरव्यू था कि इन तीनों में है क्या क्या। देखो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन क्या है। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का मतलब होता है सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट क्या है, केस सुनती है। यहाँ पे आपको डायरेक्ट जो केसेस आते हैं वो सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट में ही शुरू होते हैं।
स्टेट वगैरह से रिलेटेड जो नेशनल मैटर के मुद्दे होते हैं वो इसमें आते हैं। और होता क्या है, इंडिया एक फेडरल कंट्री है, यहाँ पे अलग अलग स्टेट्स हैं, तो यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में हो सकता है बहुत बारी कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, एक स्टेट का दूसरे स्टेट के साथ हो सकता है कि भाई कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, और हो सकता है कि ये सारे के सारे डिस्प्यूट्स बहुत ज़्यादा हमारी यूनिटी के लिए भी खतरा बन जाए, ठीक है, हमारी इंटीग्रिटी के लिए खतरा बन जाए। सो इसको सॉल्व करने के लिए फेयर तरीके से सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, एक अंपायर की तरह काम करती है। जैसे क्रिकेट मैच में अंपायर होता है, एक रेफरी आप समझ लो, जिसका काम है अकॉर्डिंग टू लॉ क्या सही है क्या गलत है वो बताना, तो सुप्रीम कोर्ट में ये चीज आती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के केसेस का। जैसे मान लो कोई डिस्प्यूट हो गया है सेंट्रल गवर्नमेंट का किसी स्टेट के साथ, कोई डिसएग्रीमेंट है, मान लो जो टैक्स वगैरह को लेकर, पैसे को लेकर कौन कितना क्या रखेगा, तो हो सकता है कोई स्टेट भाई सुप्रीम कोर्ट में चला जाए अगेंस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट। हो सकता है पानी की शेयरिंग को लेकर, जैसे कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में डिस्प्यूट हुआ था रिवर वाटर शेयरिंग को लेकर, है ना, ये भी एक क्या है, दो स्टेट का पंगा है। तो हो सकता है कि भाई ये जो पंगा है ये सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट शुरू हो जाए जाते ही। और इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कोई भी अगर इशू है तो वो भी डायरेक्टली यहाँ पे स्टार्ट हो सकता है। तो ये मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया है। अब इसको ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ही क्यों कहा जाता है, इसको कुछ और नाम भी तो दिया जा सकता था। देखो भाई, ओरिजिन का मतलब होता है जहां पे किसी चीज का ओरिजिन होता हो, ओरिजिन यानी कि किसी चीज की स्टार्टिंग होती हो, और जब कोई चीज स्टार्ट ही सुप्रीम कोर्ट में होती है तो उसी को तो उसका ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन कहा जाएगा, यानी कि भाई इसकी शुरुआत वहीं से हो रही है। नो अदर कोर्ट कैन हियर दीज केसेस फर्स्ट। अगर कोई केस सुप्रीम कोर्ट में आ रहा है तो ये वो केस होंगे जो हाई कोर्ट में तो सुने ही नहीं जाएंगे। दो स्टेट का मसला है तो हाई कोर्ट क्यों सुनेगा भाई इसको, हाई कोर्ट तो हर स्टेट का अलग है। सो अगर कोई दो स्टेट्स का मैटर है तो सिर्फ और सिर्फ वो स्टार्ट ही सुप्रीम कोर्ट में होगा। सो सुप्रीम कोर्ट अलोन हैज द एक्सक्लूसिव पावर टू डिसाइड दीज मैटर। ये इनके पास एक एक्सक्लूसिव पावर है जो और किसी के पास नहीं है। ऐसे मैटर्स के ऊपर केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट ही अपना डिसीजन सुना सकती है। अब इसके बाद आता है इसका रिट ज्यूरिसडिक्शन। देखो रिट क्या है, स्पेशल ऑर्डर है जो कि कोर्ट्स इशू करते हैं स्पेशली फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजंस ऑफ इंडिया। हमारे भारत के नागरिकों के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए स्पेशल ऑर्डर निकाले जाते हैं। अगर किसी भी पर्सन का फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तो वो सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है अंडर द आर्टिकल 32, या फिर वो हाई कोर्ट जा सकता है अंडर द आर्टिकल 226 अपनी मदद लेने के लिए, ठीक है। अगर लग रहा है कि हाँ भाई हमारा कोई राइट छीना जा रहा है तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जाओ, आप सीधा हाई कोर्ट में जाओ, आपको छोटे मोटी जगह धक्के खाने की जरूरत नहीं है अगर आपके साथ वाकई में आपका फंडामेंटल राइट का मुद्दा है। सो ऐसे में कोर्ट क्या करेगी, जो सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है वो गवर्नमेंट को ऑर्डर देगी कि भाई कुछ काम करो, ठीक है, और कुछ भी ऐसा करो कि जिससे ये जो कानून टूट रहा है ये ना टूटे, ऐसा ना हो। और इसी तरीके से जुडिशरी जो है एग्जीक्यूटिव को भी कंट्रोल करती है और इंश्योर करती है कि लोगों के राइट्स प्रोटेक्टेड रहें भाई, लोगों के राइट्स कोई भी ना छीने। लोगों के राइट्स बहुत जरूरी हैं, सुप्रीम कोर्ट के लिए फंडामेंटल राइट्स को बचाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है। तो अब मैं आपको वन बाय वन बताऊंगा कौन कौन से रिट हैं। सबसे पहला है हबीस कार्पस, प्रोड्यूस द बॉडी। इसका मतलब होता है ये कोई भी कोर्ट ऑर्डर करती है गवर्नमेंट को कि आप जो है जिसको भी आपने गिरफ्तार किया है उसको कोर्ट में लेकर आओ एंड जस्टिफाई वाई दे आर बीइंग हेल्ड। अगर किसी को गिरफ्तार किया है तो आपको कोर्ट में लाकर उसको 24 घंटे में पेश करके बताना होगा, जस्टिफाई करना होगा कि हाँ भाई इस वजह से हमने गिरफ्तार किया है। सो ऐसे में होगा क्या, उसको लंबे समय तक गिरफ्तार कोई करके नहीं रखेगा, इलीगल तरीके से किसी को अरेस्ट आप नहीं कर सकते ज्यादा देर तक। थोड़े टाइम बाद उस बंदे का राइट है कि वो खुद को पेश कर देगा और आपको फिर जिसने भी गिरफ्तार किया है उसको बताना पड़ेगा पुलिस वाले को कि मैं क्यों गिरफ्तार करके जा रहा हूं इसको। फिर है मैंडमस, इसका मतलब है वीक कमांड। सो ये एक ऑर्डर है, किसी भी पब्लिक ऑफिशियल को या अथॉरिटी को ये ऑर्डर दिया जाएगा, आप एक काम जो आपको दिया गया है ड्यूटी वो आप करो जो लीगली आपको करनी है। यानी कि जो भी अधिकारी होते हैं वो अपना कर्तव्य सही से नहीं कर रहे तो ये कोर्ट का ऑर्डर होता है कि आप करो उसको। प्रोहाइबिशन का मतलब क्या होता है, ये भी एक तरीके का रिट है। ये क्या है, हायर कोर्ट ये ऑर्डर देगी, सुप्रीम कोर्ट है जैसे कि वो हाई कोर्ट को दे सकती है, हाई कोर्ट है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को दे सकती है कि आप अपनी मिसयूज मत करो पावर का, ठीक है।
आप जो है अपनी जो जुडिशियल अथॉरिटी को गलत यूज मत करो, एक्सीड मत करो अपनी पावर। फिर है सर्टरी, ये क्या होता है, कोई भी हायर कोर्ट है वो कैंसिल कर सकती है किसी भी लोअर कोर्ट के डिसीजन को अगर लग रहा है कि वो अपने जरूरत से ज्यादा पावर को दिखा रही है, यानी कि जो उसका ज्यूरिसडिक्शन होता है उसको क्रॉस कर कर अगर कोई काम कर रही है लोअर कोर्ट, तो उसके ऑर्डर को कैंसिल किया जा सकता है, सीधा सीधा कैंसिल। फिर है को वारंटो। को वारंटो का मतलब होता है, ये एक सवाल पूछा जाता है किसी पर्सन से, अगर कोई सरकारी पद पर है तो पूछा जाएगा आप लीगली आप इस पद पर रहने के लायक हो या नहीं हो। ये इसलिए होता है कि कोई भी इलीगल तरीके से नौकरी ना पाले, सरकारी पद पर ना चला जाए, सिर्फ और सिर्फ इसीलिए ये ऑर्डर निकाला जाता है। आई होप आपको सारे के सारे ही जो रिट्स हैं ये समझ में आ गए होंगे, ये ऑर्डर होते हैं। आगे बढ़ते हैं। सो जो रिट का जुरिस्डिक्शन है ना, ये सिर्फ और सिर्फ जनता के लिए बनाया गया है कि जनता के राइट्स को प्रोटेक्शन मिले पूरी पूरी, और जो रूल ऑफ लॉ जो हम पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, रूल ऑफ लॉ वो बना रहे और मेंटेन रहे। और सुप्रीम कोर्ट जो है एक प्रोटेक्टर है, हमारा हमारा रक्षक है, हमारे फंडामेंटल को मतलब राइट्स को बचाने वाला एक गार्जियन है, हमारा प्रोटेक्टर है, ठीक है। सो ये सारी चीजें हैं। अब इसके बाद है अगला जुरिस्डिक्शन है अपीलेट जुरिस्डिक्शन। अपीलेट का मतलब क्या होता है कि पावर ऑफ अ हायर कोर्ट, या फिर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, यानी कि अगर मान लो अगेन सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, सबऑर्डिनेट कोर्ट है। अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ के डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं हो ऊपर जाओ अपील करो, यहाँ से नहीं हो तो ऊपर जाओ अपील करो। सो ये होता है अपीलेट जुरिस्डिक्शन, लोअर कोर्ट से सीधा ऊपर की कोर्ट में जब आ जाता है तो सबसे ऊपर जाके आप अपील लास्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में ही लगा सकते हो, इसके अलावा इसके ऊपर आप नहीं जा सकते हो। हु कैन अपील टू द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में कौन अपील कर सकता है। देखो, जब सिविल केस का मामला होगा, अगर हाई कोर्ट सर्टिफाइज दैट द केस इन्वॉल्व अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ लॉ और इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द लूजिंग पार्टी कैन अपील टू द सुप्रीम कोर्ट। होगा क्या, अगर कोई पार्टी हार रही है किसी केस में और हाई कोर्ट इस चीज को सर्टिफाई कर दे कि ये जो केस है इसमें इन्वॉल्व है एक इंपॉर्टेंट सवाल कानून से रिलेटेड और इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन की, तभी आप जा सकते हो। ये नहीं है हर कोई मुंह उठा के ऊपर चला जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। क्रिमिनल केसेस में अगर हाई कोर्ट ने ये सेंटेंस किया है एक पर्सन को कि आपको डेथ सीधा मौत मिलेगी, तो वो पर्सन जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में। इवन इफ द हाई कोर्ट रिफ्यूजेस परमिशन, द सुप्रीम कोर्ट कैन स्टिल अलाउ अपील ऑन इट्स ओन। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अगर किसी हाई कोर्ट ने बोला है किसी क्रिमिनल केस में किसी को फांसी की सजा होगी, तो ऐसे में वो जो इसको सजा सुनाई जा रही है वो जा सकता है कोर्ट में। अगर हाई कोर्ट रिफ्यूज कर देती है, स्टिल वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है अपनी जान बचाने के लिए। अगर कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कोई मैटर है, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड फंडामेंटल राइट से रिलेटेड, तो सीधा वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। सो ऐसे में इन अपील में सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, देखो जो भी केस होगा उसको रिकंसिडर किया जाएगा, जितने भी फैक्ट हैं, जितने भी कानून हैं, जितने भी इश्यूज उसमें इन्वॉल्व हैं, उसको दोबारा से स्टडी किया जाएगा अच्छे से। और अगर लगता है कि लोअर कोर्ट ने कुछ मिस इंटरप्रेट किया है, गलत डिसीजन लिया है, तो सुप्रीम कोर्ट उस जजमेंट को बदल सकता है, एक नई इंटरप्रिटेशन भी दे सकता है। ओके, तो ये चीज बदलाव आ जाएगा जब आप ऊपर जाओगे। हाई कोर्ट ऑल्सो हैव अपीलेट पावर्स। देखो भाई, जो हाई कोर्ट है उसके पास भी अपील वाली पावर है, क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है या उसके नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, यहाँ से कोई सेटिस्फाइड नहीं है तो वो ऑब्वियसली ऊपर जा सकता है ना। सो लाइक द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भी अपने लोअर जो कोर्ट्स होती हैं सबऑर्डिनेट्स, उनके केसेस को सुन सकती है। सो हाई कोर्ट इज द हाईएस्ट अपीलेट कोर्ट एट द स्टेट लेवल। स्टेट लेवल पर सबसे ऊपर लेवल पे अगर आप कहीं जा सकते हो तो वो हाई कोर्ट है। नेशनल लेवल पे आप अगर सबसे ऊपर कहीं जा सकते हो तो वो आपकी सुप्रीम कोर्ट है। जब 12th में आओगे तो आपको बताऊंगा कि इंटरनेशनल लेवल पे अगर आपको कहीं पे जाना है तो उसके लिए भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस होता है, ठीक है। अब एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन का मतलब आपको थोड़ा यहाँ पे मैं समझाता हूँ कि आखिर है क्या। देखो, ओरिजिनल और अपीलेट तो ज्यूरिसडिक्शन पावर है ही है, पर सुप्रीम कोर्ट के पास एडवाइस देने का भी एक एक वो है राइट, ठीक है। ये पावर आती है इसके पास आर्टिकल 143 के तहत।
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो एडवाइस दे सकती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। अगर कोई भी इंपॉर्टेंट मैटर है तो सुप्रीम कोर्ट से पूछा जा सकता है। व्हेन कैन द प्रेसिडेंट सीक एडवाइस? अब आप सोचो कि भाई ये जो एडवाइस है ये कब और कैसे मामलों में प्रेसिडेंट एडवाइस लेगा। जैसे कोई जनता की भलाई का मुद्दा है, कोई भी इशू आता है नेशनल लेवल का या जनहित से रिलेटेड, तो प्रेसिडेंट पूछ सकता है। जैसे मान लो कोई नेशनल पॉलिसीज को लेकर, रिलीजन को लेकर, इलेक्शंस को लेकर कोई भी इशू है, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट से वो पूछ सकते हैं प्रेसिडेंट कोई सजेशन। कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन को लेकर अगर कोई मामला है, ठीक है, कि व्हेन देयर इज अ डाउट और कंफ्यूजन अबाउट द मीनिंग ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, अगर लग रहा है प्रेसिडेंट को किसी में डाउट है तो भी वो जा सकता है। जैसे कि मान लो पार्लियामेंट के पास कितनी पावर है, स्टेट के लेजिस्लेचर असेंबलीज के पास कितनी पावर है, इसका क्लैरिफिकेशन चाहिए तो प्रेसिडेंट एडवाइस ले सकता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट उसको बता देगी कि भाई ये चीजें हैं, ऐसे ऐसे पावर है। अब है नेचर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एडवाइस। अब याद रखना, सुप्रीम कोर्ट की जो एडवाइस है मे और मे नॉट गिव एडवाइस। सुप्रीम कोर्ट जरूरी नहीं है अगर एडवाइस मांगी है तो वो देगा ही देगा, दे भी सकता है नहीं भी दे सकता। इट्स नॉट बाउंड टू रिस्पॉन्ड। याद रखना, अगर प्रेसिडेंट ने कोई सलाह पूछी है वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है कि उसका जवाब देना है या नहीं देना। अगर देना होगा तो वो देंगे। सिमिलरली इवन इफ द कोर्ट गिव्स इट्स ओपिनियन द प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट इट। अब देख लो यहाँ पे मामला ऐसा है, अगर मान लो प्रेसिडेंट को सलाह दे भी दी तो जरूरी नहीं है कि वो सलाह को मानना बाउंडिंग है, नो, वो भी ऑप्शनल है। अब सुप्रीम कोर्ट से आपने पूछा तो उसके ऊपर भी कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं है कि उसको बताना ही बताना है, लेकिन अगर उसने बता दिया तो प्रेसिडेंट पे भी कोई बाउंडेशन नहीं है कि उसको मानना ही मानना है। तो ये चीजें, एडवाइस कंसल्टेटिव है, मैंडेटरी नहीं है, याद रखना। ये सिर्फ एक कंसल्टेशन है, सलाह मशूरा है, कोई ऐसा नहीं है मैंडेटरी है आपको मानना ही है एक दूसरे की बात को। अब यहाँ पे हमारा अगला टॉपिक शुरू होता है, जुडिशियल एक्टिविज्म एंड पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसको हम PIL कहते हैं, जनहित याचिका। तो इसको अब समझेंगे क्या है। जुडिशियल एक्टिविज्म एक ऐसा टर्म है जो कि दिखाता है कि जुडिशरी एक्टिव हो गई है जनता के लिए। और ये कब हुई है, आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि जब आप क्लास 12th में पहुंचोगे ना, और जब पोल साइंस का एक चैप्टर पढ़ोगे इमरजेंसी वाला, तब आपको समझ आएगा कि आखिर जो हमारी कोर्ट है वो हमारे राइट्स को लेकर इतनी ज्यादा एक्टिव क्यों हुई है। क्योंकि एक टाइम था जब गवर्नमेंट ने बहुत मिसयूज किया था अपनी पावर्स का और सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स को छीन लिया था। सो उसके बाद से ही जुडिशरी एक्टिव हो गई है सिटीजन्स के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए, सभी को जस्टिस दिलाने के लिए, और गवर्नमेंट कोई भी मिसयूज ना करे अपनी पावर का, इसको लेकर भी जुडिशरी एक्टिव हो गई है। यानी कि जो कोर्ट है ना, वो सिर्फ और सिर्फ डिस्प्यूट सेटलमेंट अब नहीं करती हैं। अब कोर्ट का अगर मन करे तो वो जनता के भलाई के लिए भी काम कर सकती है पब्लिक इंटरेस्ट में। सिंपल से वर्ड्स में बताऊं तो जब जुडिशरी थोड़ा अपना ट्रेडिशनल बाउंड्रीज को क्रॉस करके जनता के भलाई के लिए, जनता को न्याय दिलाने के लिए कोई काम करती है, तो उसको हम जुडिशियल एक्टिविज्म कहते हैं। यानी कि जनता के लिए, लोगों के लिए कुछ ऐसा काम करना, ठीक है, आवाज उठाना। अब जनहित याचिका का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना। PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। सो ये क्या है, एक जुडिशियल एक्टिविज्म का एक टूल है। PIL को आप ये भी कह सकते हो सोशल एक्शन है। मतलब अगर आपको लग रहा है कि कोई एक बंदा केस नहीं डाल सकता अकेला अपने नाम से, तो एक ग्रुप ऑफ पीपल मिलकर उसके लिए डाल सकता है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का मतलब होता है एक लीगल केस फाइल किया जाएगा, ठीक है, मतलब लोगों के भलाई के लिए, स्पेशली फॉर दोज जो अफोर्ड नहीं कर सकते कोर्ट्स में जाके एडवोकेट्स वगैरह को, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ऐसे में PIL का कॉन्सेप्ट आया था। पहले क्या होता था, 1979 से पहले जो भी बंदे के साथ काम हो रहा है ना कुछ गलत, सिर्फ वही कोर्ट में जाएगा और कोई उसके बिहाफ पे नहीं जा सकता। अगर आपके राइट्स को वॉयलेट किया जा रहा है तो आप ही जाके केस फाइल करोगे और कोई फाइल नहीं करेगा, ठीक है, जिसके साथ गलत हो रहा है वो ही जाएगा। और अगर कोई दूसरा आपके नाम पे केस डालेगा, आपके लिए लड़ेगा, तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये पहले का ट्रेडिशनल रूल हुआ करता था। लेकिन बाद में क्या हुआ, PIL का कॉन्सेप्ट निकल कर आया 1979 के आगे। हुआ क्या, सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि अगर मान लो किसी के भी बिहाफ पर आप जाके, मान लो गरीब लोग ही हैं, कोई गरीबों के लिए आप आवाज उठाना चाह रहे हो, उनके साथ अन्याय है, तो आप किसी के बिहाफ पर अपना केस फाइल कर सकते हो।
जो खुद से लोग कोर्ट नहीं जा सकते, अगर मान लो कोई बेचारे गरीब हैं तो आप जाओ उनके बदले। सो यही है, द इशू वॉज ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। अगर वो जनता के हित की बात है, जनहित याचिका, वो जनता के हित की बात है, तभी उसको कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, और यहीं से पीआईएल का एक आंदोलन है वो शुरू हुआ इंडिया के अंदर, पीआईएल वगैरह आई। उसके बाद जो कोर्ट्स थी बिगेन हियरिंग केसेस रिलेटेड टू प्रिजनर्स राइट, लेबर एक्सप्लॉयटेशन, पॉल्यूशन एंड एनवायरनमेंट। अब अगर मैं आपको बताऊं ना, ये जो लोग जेल में बंद होते हैं उनके राइट्स की बातें आने लगी। फिर जो लेबर, जो मजदूर लोग होते हैं, उनके साथ अगर कुछ गलत हो रहा है तो कोई उनके लिए कोई संगठन मिलकर कुछ पीआईएल वगैरह डाल सकता है। या मान लो पॉल्यूशन या एनवायरनमेंट का कोई मुद्दा है तो उसके ऊपर पीआईएल जो है मतलब एक केस, लीगल केस बन जाएगा, वो डाला जा सकता है। या किसी गरीब के राइट की बात है, किसी महिला की बात है, किसी बच्चे की बात है, राइट से रिलेटेड है, तो आप भी पीआईएल को डाल सकते हो किसी के भी बिहाफ पे। सो अब ये सब हो सकता है। सो बेसिकली पीआईएल की फुल फॉर्म होती है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। कब ये स्टार्ट हुआ था? 1979 में। और केस कौन फाइल कर सकता है? कोई भी सिटीजन, कोई भी लॉयर, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किसी भी जरूरतमंद के बिहाफ पर केस फाइल करवा सकती है। ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं होगा। इसका पर्पज यही है, जो बेचारे नहीं अफोर्ड कर सकते, नहीं अप्रोच कर सकते, कोर्ट के दरवाजे तक नहीं जा सकते, तो उनके बिहाफ पर आप कर दो। फॉर एग्जाम्पल एनवायरमेंट का प्रोटेक्शन, या फिर लेबर से रिलेटेड इश्यूज, करप्शन से रिलेटेड इश्यूज, प्रिजनर्स राइट, और इलेक्शन से रिलेटेड कोई रिफॉर्म्स है, तो आप इन सब मुद्दों पर पीआईएल डाल सकते हो। अब जो पीआईएल होती है वो काम कैसे करती है इसको समझते हैं हम। जो कोर्ट है, द कोर्ट्स इवन एक्सेप्ट लेटर्स और न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स एज पीआईएल्स, यानी कि लेटर हो या कोई न्यूज़पेपर रिपोर्ट हो, उसको भी पीआईएल की तरह एक्सेप्ट किया जा सकता है। जो सिटीजन है या कोई भी एनजीओ है, वो सीधा चीफ जस्टिस को लिख सकता है। अगर मैटर वाकई में जनहित से रिलेटेड है, जनता की भलाई से रिलेटेड है, तो उसको एक लीगल पिटीशन माना जाएगा। ठीक है, सो इससे क्या है, जुडिशरी जो है अब हर किसी के लिए एक्सेसिबल है। खासकर जो गरीब लोग हैं, जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज हैं, जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके लिए तो ये बहुत अच्छी चीज है पीआईएल, क्योंकि कोई भी उनकी मदद कर सकता है आकर, कोई एनजीओ या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उनकी आवाज को कोर्ट तक पहुंचा सकता है। अब मैं आपको कुछ इशू बताऊंगा, जैसे दिल्ली का पॉल्यूशन है। 1990s में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कन्वर्जन ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट टू सीएनजी। पहले क्या है, पेट्रोल डीजल पे बसें भाग रही थी, तो बोला कि भाई इसको सीएनजी करो ताकि एयर पॉल्यूशन कम हो। ये जनता के लिए तो किया। राइट टू फूड, कोर्ट ने गवर्नमेंट को बोला कि भाई गरीबों को अनाज दो। ये भी है ना। गंगा पॉल्यूशन केस, कोर्ट ने बोला कि जितनी भी फैक्ट्रियां जो गंगा रिवर को पॉल्यूट कर रही हैं बंद करवाओ उनको। इलेक्शन रिफॉर्म से रिलेटेड है, कोर्ट्स ने मेड कर दिया एक मैंडेटरी कि भाई कैंडिडेट्स टू डिस्क्लोज असेट्स एंड क्रिमिनल रिकॉर्ड। देखो भाई, कोई भी आपके वहां से एमएलए का भी चुनाव लड़ रहा है या नगर निगम का भी लड़ रहा है, उसकी ना सारी छोटी से छोटी डिटेल उसको देनी होती है। क्या उसके ऊपर कोई क्रिमिनल केस चल रहा है, उसके एसेट्स कितने हैं, कितनी संपत्ति है, कोई भी कैंडिडेट होगा ना तो उसको वो बताना पड़ता है। ये इलेक्टोरल एक रिफॉर्म है बहुत बड़ा। लेकिन कुछ इसके नेगेटिव इफेक्ट्स भी पड़े हैं। जो जुडिशियल एक्टिविज्म है, जो इतना अच्छा अच्छा सब हो रहा है, लेकिन कुछ तो कमियां भी होती हैं। जुडिशियल एक्टिविज्म के फायदे ज्यादा है, नुकसान कम है। एक ही नुकसान यहाँ पे ज्यादा है कि बर्डन थोड़ा सा बढ़ जाता है। अगर ज्यादा पीआईएल लग जाती हैं तो ऐसे में वर्कलोड बढ़ जाता है जुडिशरी का। और इसके अलावा सेपरेशन ऑफ पावर, जैसे कि देखो कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली लिखा है लेजिस्लेचर का अपना काम है, एग्जीक्यूटिव का अपना काम है, जुडिशरी का अपना काम है। अब जुडिशरी अगर लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के मामलों में घुसती है ना, तो कहीं ना कहीं ये तो फिर सेपरेशन ऑफ पावर का जो प्रिंसिपल है उसके अगेंस्ट है। लेकिन हुआ क्या है, जुडिशियल एक्टिविज्म की वजह से ऐसे ऐसे जो मैटर है जो कि गवर्नमेंट को उठाने चाहिए, जैसे एनवायरमेंट से रिलेटेड है, करप्शन से रिलेटेड है, इलेक्टोरल रिफॉर्म, ये खुद गवर्नमेंट को करना चाहिए। सरकार का काम है इस पे काम करना। पर अगर इनकेस सरकार वो काम नहीं कर रही है ना, तो ऐसे में फिर वो जुडिशरी को ये काम करने पड़ते हैं। इसके अलावा जब कोई कोर्ट इंटरफेयर कर रही है बहुत ज्यादा एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव मैटर्स में, सो इससे भी एक बैलेंस बिगड़ता है। जो तीन ऑर्गन्स हमारे बने हुए हैं, ठीक है, आपका एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है, जुडिशरी है, ये ऑर्गन्स का बैलेंस बने रहना बहुत जरूरी है। कोई भी एक ऑर्गन ज्यादा डोमिनेटिंग नहीं होना चाहिए। इसके अलावा बहुत बारी पीआईएल का मिसयूज भी होता है।
गलत तरीके से पीआईएल डालना, पब्लिसिटी स्टंट के लिए पीआईएल डालना, अपने पर्सनल फायदे के लिए पीआईएल डालना, जिससे कोर्ट का टाइम वेस्ट होता है। तो ऐसे पीआईएल नहीं डालनी चाहिए, ये एक नेगेटिव पॉइंट है। जुडिशरी एंड राइट्स, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। देखो जुडिशरी जो है वो हमारे राइट्स की प्रोटेक्टर है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने जुडिशरी को ये काम दिया है कि भाई जितने भी राइट्स हैं ना लोगों के, आप ही उसको प्रोटेक्ट करोगे, आप ही उनके प्रोटेक्टर हो। ठीक है, जब भी कोई पर्सन, कोई इंसान का फंडामेंटल राइट वॉयलेट होगा तो वो सीधा सीधा आपके पास आएगा और आपको हेल्प करनी है। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बहुत मेन रोल प्ले करती हैं। जो भी कानून है, जो भी एक्शंस है गवर्नमेंट के, वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन होने चाहिए। कोई भी गवर्नमेंट का ऐसा काम ना हो जो हमारे संविधान के खिलाफ हो। टू वेज द सुप्रीम कोर्ट प्रोटेक्ट राइट्स। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्लियरली लिखा है सुप्रीम कोर्ट दो तरीके से लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करती है। सबसे पहले तो इसके पास जो रिट वाला राइट है, ठीक है, आर्टिकल 32 एंड 226। अंडर द आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट, ये जो रिट्स मैंने आपको पीछे बताए थे, मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है इसका मतलब क्या है। और सिमिलरली हाई कोर्ट के पास भी ऐसे रिट्स की पावर है आर्टिकल जो है आपका 226 के तहत, मैंने आपको बता दिया। एक तो इस तरीके से प्रोटेक्शन होती है। दूसरा है कि ये भी एक बहुत तगड़ा पावर है कि भाई अगर गवर्नमेंट ने कोई लॉ बना दिया तो सुप्रीम कोर्ट उसको कह सकती है कि ये लॉ तो गलत है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उसको रिजेक्ट करा जा सकता है। अगर फंडामेंटल राइट्स को वोलेट करता हुआ कोई कानून है तो सुप्रीम कोर्ट उसको डिक्लेयर कर देगी कि भाई ये जो कानून आपने बनाया है इसको वापस ले लो और ये कानून बिल्कुल गलत है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ठीक है, तो इसी को जुडिशियल रिव्यू भी कहा जाता है। जुडिशियल रिव्यू यानी कि मान लो हो सकता है किसी सरकार ने कोई लॉ बना दिया हो और जुडिशरी को लगा कि भाई ये एक लॉ गलत है, लोगों के लिए अच्छा नहीं है, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं है, तो बस उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सो जुडिशियल रिव्यू को अब थोड़ा अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे हम जुडिशियल रिव्यू क्या है, पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट, ये इनके पास पावर है कि मान लो कोई भी गवर्नमेंट ने कानून बनाया है, कोई भी ऐसा काम किया है, तो उसके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। ठीक है, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है। अगर ये कोर्ट चेक करेगी जो कानून बन रहे हैं लेजिस्लेचर में, पार्लियामेंट में, या सरकार कोई काम कर रही है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हुए कर रही है या नहीं कर रही है। अगर नहीं कर रही है सो ऐसे में जो सुप्रीम कोर्ट है वो कैंसल कर सकती है और वो कह सकती है कि इनवैलिड है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, इंदिरा गांधी जो थी ना, एक बार उनके इलेक्शंस को इनवैलिड बता दिया गया था। ठीक है, क्योंकि लगा था वहां पे हाई कोर्ट को, इलाहाबाद हाई कोर्ट को, कि हाँ भाई इन्होंने गलत मिसयूज किया है अपनी पावर का, तो इस तरीके से इनवैलिड कर दिया जाता है। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू इन फेडरल मैटर्स। देखो इंडिया एक फेडरल कंट्री है, आपको पता है हमारे यहाँ फेडरलिज्म है, जो पावर है वो डिवाइडेड है बिटवीन यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाती है जो कि स्टेट से रिलेटेड सब्जेक्ट से है, सो ऐसे में स्टेट फिर क्या करेगा, वो स्टेट गवर्नमेंट चैलेंज कर देगा उसको सुप्रीम कोर्ट में, भाई ये तो मेरा मैटर है, इस पे मोदी जी क्यों कानून बना रहे हैं। ठीक है, और अगर कोर्ट को लगता है कि हाँ सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी लिमिट्स को क्रॉस कर रही है, या फिर जो फेडरलिज्म का जो प्रिंसिपल है वो वॉयलेट हो रहा है, सो सिंपल सी बात है उसको इनवैलिड बता दिया जाएगा। ठीक है, सो अब मैं आपको बताऊं नेशनल लेवल पे जो कानून होते हैं, लॉज मेड बाय पार्लियामेंट, जैसे कि मान लो अ लॉ वायलेटिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच। फिर है स्टेट लेवल पे, यहाँ पे क्या है, जितने भी कानून होंगे वो स्टेट गवर्नमेंट्स बनाएंगी। हो सकता है कि राइट टू इक्वालिटी का लॉ जो है वो वॉयलेट हो रहा हो। फेडरल रिलेशंस यानी कि पावर जो डिस्ट्रीब्यूट होगी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट्स के बीच में, हो सकता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसे कानून बना दे जो स्टेट गवर्नमेंट के हक की बात हो, है ना, और वो अपने पास रख रहा हो उस हक को। फिर इसके बाद है आगे इंपॉर्टेंस ऑफ जुडिशियल रिव्यू। अब जुडिशियल रिव्यू का मेन महत्व क्या है, सबसे पहले तो फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्टेड रहेंगे आपके, कोई कानून आपका ऐसा नहीं होगा जो आपके राइट्स को छीने। कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर रहेगा। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर है और ऊपर रहेगा, हर अथॉरिटी से ऊपर हमारा संविधान है। पावर का मिसयूज नहीं होगा, लेजिस्लेचर हो या एग्जीक्यूटिव हो वो अपनी पावर के रह के काम करेगी। और एक फेडरल बैलेंस बना रहेगा, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट अपनी लिमिट, अपनी पावर के अंदर रहकर काम करे। और क्या होगा, हमारी डेमोक्रेसी मजबूत होगी, गवर्नमेंट के जो एक्शंस होंगे वो कानून के दायरे में होंगे, कोई भी गवर्नमेंट ऐसा काम नहीं करेगी कि वो कानून को क्रॉस करके कुछ करे।
अगला टॉपिक है जुडिशरी एंड पार्लियामेंट। देखो, रिलेशनशिप बिटवीन जुडिशरी एंड पार्लियामेंट, इंडियन जो हमारा संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें चेक और बैलेंस का एक कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, चेक और बैलेंस, यानी कि एक दूसरे को चेक करते रहो, बैलेंस बना रहे। पार्लियामेंट क्या करता है? कानून बनाता है। गवर्नमेंट क्या करती है? उसको इंप्लीमेंट करती है। और जुडिशरी क्या करती है? उसको चेक करती है कि वो फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा। ये तीनों आपस में मिलकर काम करते हैं। ठीक है, और इनको मिलकर काम करना ही करना चाहिए। लेकिन होता क्या है, अगर कोई मिसयूज करेगा तो जुडिशरी उसको रोक देगी। ठीक है, कोई भी लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव गलत काम कर रहा है तो जुडिशरी के पास राइट है उसको रोकने का। और मान लो सुप्रीम कोर्ट जो है उसके पास हैज इवन ब्रॉट मैटर अंडर इट्स कंट्रोल दैट वर अर्लियर थॉट टू बी बियॉन्ड रिव्यू। यानी कि पहले क्या होता था, सुप्रीम कोर्ट से उसके अप्रोच से बाहर के मैटर कुछ होते थे, अब वो उस पर भी वो अपने कंट्रोल में उसने ले लिए हैं। जैसे गवर्नर और प्रेसिडेंट से रिलेटेड मैटर, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट सुना सकता है। करप्शन के केसेस हैं, इलीगल कोई भी काम कोई गवर्नमेंट ऑफिसर कर रहा है, कोई पॉलिटिशियन कर रहा है, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट एक्शन ले सकता है। जुडिशियल एक्टिविज्म का एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत एक्टिव रोल प्ले किया है। जैसे कि हवाला केस, इन्वेस्टिगेशन इनटू पॉलिटिकल करप्शन, एक भ्रष्टाचार का केस था, उसमें इन्वेस्टिगेशन करवाई। नरसिम्हा राव केस, इसमें क्या था कि भाई रिश्वत लेने का एक ऐसा एक वो आरोप लगाया गया था, उस पर भी इन्वेस्टिगेशन हुई। इसके अलावा इलीगल पेट्रोल पंप अलॉटमेंट केस, ठीक है, तो ऐसे में भी इन्होंने बोला कि हाँ भाई जो सही है वो काम हो। ये केस दिखाते हैं कि हमारी जुडिशरी एक्टिव है और सही से काम हो, इसके लिए वो दिन रात काम करते भी हैं। ठीक है, पार्लियामेंट क्या है? हमारा लेजिस्लेचर है, और ये बेसिकली कानून बनाएगा और कानून को अमेंड करेगा। और इसका मेन पावर का एरिया यही है कि ये कानून बनाने तक सीमित है। एग्जीक्यूटिव है, यानी कि हमारी सरकारें हैं, ये कानून को इम्प्लीमेंट करेंगी, ये हमारा एडमिनिस्ट्रेशन चलाएंगी। जुडिशरी है हमारी कोर्ट, जो कि कानून को इंटरप्रेट करेगी, डिस्प्यूट्स को सॉल्व करेगी, और इसका काम है जस्टिस। ठीक है, तो सभी का अपना काम पहले से ही डिवाइडेड है, किसको क्या करना है। अब यहाँ पे एक केस डिस्कस करूंगा आपके साथ, द केशवानंद भारती केस 1973। एक बहुत ही बड़ा जजमेंट हमारे इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री में, जब आप पढ़ोगे तो इसको आप समझो है क्या। ये बहुत ही हिस्टोरिक केस है, बहुत पावरफुल जजमेंट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री में। हुआ क्या था, ये इशू शुरू हुआ जब स्वामी केशवानंद भारती, जो कि एक रिलीजियस मठ के हेड थे केरला के अंदर, उन्होंने चैलेंज करा केरला की गवर्नमेंट को कि वो अटेम्प्ट कर रहे थे उनकी प्रॉपर्टी को लेने के लिए। मतलब होता क्या था कि अटेम्प्ट टू टेक अवे इस प्रॉपर्टी अंडर लैंड रिफॉर्म लॉज। उन्होंने कुछ ऐसे कानून बनाए लैंड रिफॉर्म्स के जिससे उनकी प्रॉपर्टी वापस जा सकती थी। सो ऐसे में हुआ क्या, ये डिस्प्यूट बहुत बड़ा बन गया, एक बैटल बन गई कि भाई कितनी पावर पार्लियामेंट के पास है, वो कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करेगा या नहीं करेगा। होता क्या था, प्रॉपर्टी का भी ना एक फंडामेंटल राइट था। अब अगर कोई गवर्नमेंट ऐसा कानून बना रही है कि वो आपके प्रॉपर्टी के राइट को छीन रही है, सो कहीं ना कहीं वो फंडामेंटल आपसे राइट छीना जा रहा है ना। अब ये फंडामेंटल राइट का मुद्दा उठाया केशवानंद भारती ने। ठीक है, अब हुआ क्या आगे, मेन सवाल ये आया सुप्रीम कोर्ट के आगे, क्या पार्लियामेंट कोई अमेंडमेंट कर सकती है किसी कॉन्स्टिट्यूशन के किसी पार्ट को, इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट्स। सो पार्लियामेंट क्लेम्ड इट हैड अनलिमिटेड पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये कहता है कि हमारे पास, पार्लियामेंट के पास पावर है, हम जितना चाहें बदलाव कर सकते हैं, अमेंडमेंट हम कर सकते हैं। पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि भाई पार्लियामेंट आपके पास पावर तो है, पर एब्सोल्यूट पावर नहीं है कि आप जो मन में आए वो कर दोगे, ऐसा नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ऐतिहासिक अपना वर्डिक्ट दिया। 13 जजों की बेंच, ठीक है, 13 जज बैठे हुए थे, आज तक की लार्जेस्ट एवर, इतने बड़े नंबर में जज बैठे हुए हैं, और उन्होंने इस केस को सुना, और बाय अ नैरो मेजोरिटी, 7 जज वर्सेस 6। अब देखो जज जो होते हैं वो सारे एक साथ थोड़ी ना बोलते हैं, उनमें भी मेजोरिटी होती है। तो 7 जज थे एक तरफ, और एक तरफ थे 6 जज। अब जो बहुत ही नैरो मार्जिन था, अब यहाँ पे एक ऐसा डिसीजन सुनाया गया, एक जजमेंट सुनाई गई। और हुआ क्या कि भाई एक बेसिक स्ट्रक्चर है भाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसको कभी कोई नहीं बदल सकता। यानी कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव तो कर सकता है, लेकिन जो उसका बेसिक फ्रेमवर्क है उसको आप आल्टर या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। जैसे डेमोक्रेसी है, जैसे रूल ऑफ लॉ है, जैसे जुडिशियल इंडिपेंडेंस है, जैसे फंडामेंटल राइट्स हैं,
आप इनको पूरी तरीके से बदल नहीं सकते हो, ना आप इसमें छेड़खानी कर सकते हो। द राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर सो इट कैन बी चेंज्ड। एक और यहाँ पे निकल कर आई बात कि पार्लियामेंट चाहे तो प्रॉपर्टी के राइट को बदल सकता है लैंड रिफॉर्म्स या जो भी सोशल जस्टिस से रिलेटेड काम कर रहे हैं उसके लिए। सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा क्या क्या चीजें बेसिक स्ट्रक्चर में आती हैं, ये सुप्रीम कोर्ट बताएगा। बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, पार्लियामेंट नहीं बताएगा बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, ये सुप्रीम कोर्ट बताएगा कि भाई इन इन चीजों को आप नहीं बदल सकते हो। सो ये जजमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहां से एक बेसिक स्ट्रक्चर का एक डॉक्ट्राइन निकल कर आया कि हाँ हमें पता चला भी हमारा कोई बेसिक स्ट्रक्चर नाम से भी कोई चीज होती है, और गवर्नमेंट जो है हमारी फाउंडेशंस को नहीं बदल सकती, नींव को थोड़ी बदल दोगे यार आप। और हमारी डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, सेक्युलरिज्म, फ्रीडम, ये आप बदल नहीं सकते इन वैल्यूज को कभी भी हमारे देश के अंदर। सो बेसिक स्ट्रक्चर में बेसिकली आता क्या क्या है, सबसे पहले रूल ऑफ लॉ, जुडिशियल रिव्यू, फंडामेंटल राइट्स, सेपरेशन ऑफ पावर जिसको फेडरलिज्म कह रहे हो आप, फिर इसके अलावा फेडरलिज्म तो है ही है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, डेमोक्रेसी, रिपब्लिक जो हमारा इंडिया एक रिपब्लिक है, सेक्युलरिज्म, यूनिटी ऑफ द नेशन। ये हमारे बेसिक चीजें हैं, इनको कोई नहीं बदल सकता। बाकी आप कुछ भी बदलो पर इनमें चेंजेस नहीं होंगे। ये इस वर्डिक्ट के बाद एक बात तो क्लियर हो गई, ठीक है, आफ्टर द केशवानंद भारती केस। सो पार्लियामेंट की पावर थोड़ी लिमिटेड हो गई, जुडिशरी के पास थोड़ी ज़्यादा पावर आ गई, और लोगों का भरोसा हो गया कि हाँ भाई कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो किया जाएगा। इसी के साथ जुडिशरी चैप्टर हमारा खत्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, फीडबैक लिखें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।